जी, सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का विषय कृषि पाठशाला है और कृषि पाठशाला में हम कृषि सार पुस्तक में से कुछ विषय को लेंगे क्रम से और आप बहन भाइयों में से जो भी जुड़े हैं उनका जिनका व्यावहारिक अनुभव है, वह भी अपना अनुभव थ्योरी पढ़ने के बाद थोड़ी देर हम थ्योरी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जिनका व्यावहारिक अनुभव है वो उसमें जुड़ सकते हैं या कुछ कहना चाहें तो उसके बाद में अपनी राय भी रख सकते हैं। कि हम उनकी उत्पत्ति से इसका आरंभ करते हैं। पहले हम बहुत सारे विषय हैं, मैं आपको कंटेंट्स दिखा देता हूँ। कृषि शास्त्र में अ, जैसे कृषि कार्य में उन्नति और अवनति का कारण, तो ये हम चीजें जानते हैं, सामान्य हम लोगों ने देखा है, इतने अभी हम लोग समझ रहे हैं परिस्थिति के अनुसार। इसलिए इस पे हम आप लोग अध्ययन कर सकते हैं, पुस्तक मुझसे ले सकते हैं ये। इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कृषि कार्य में उन्नति के फल का उदाहरण, उन्नति होती है। जी, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है। डॉक्यूमेंट शेयर करने पर प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट ऐसे ही दे दूँगा। मैं आपको ऐसे ही उसमें से बताता जाता हूँ। तो अभी जो विषय है उसी पे, क्योंकि अभी हमने तो कृषि ही आधारभूत कार्य है, तो वो उसकी शिक्षा सब जिस शिक्षा पद्धति में चल रहे हैं उसमें ऐसे सिस्टम कर दिया है कि आयुर्वेद और कृषि हमारा भाग नहीं है, जिससे हम उससे अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं पाते हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में हम केवल नौकरी के वशीभूत हो जाते हैं। तो पहले के यहाँ हमारी ऐसी व्यवस्था थी कि आयुर्वेद और कृषि हमारी शिक्षा में शामिल थी। तो इसी क्रम में यदि हम वह सीखते हैं तो एक आत्मविश्वास हमारे अंदर बना रहता है। तो उस कार्य में एकदम हम परिपक्व रहें और ज्यादा से ज्यादा हमारा अध्ययन उसमें हो, इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। अब हमारा जो आज का विषय है मिट्टी की उत्पत्ति।
उस पर हम बात करेंगे और वहां से हम अपना सत्र आरंभ करेंगे। जी, मिट्टी की उत्पत्ति यानी कि जमीन की उत्पत्ति। अब किस प्रकार से ये मिट्टी आती है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि आप सब साइंस के कुछ विषय से संबंधित स्टूडेंट होंगे, तो आपको उसका ज्ञान होगा, करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल सैद्धांतिक पक्ष है, उसको भी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो किस प्रकार की मिट्टी की उत्पत्ति, जैसे हम देखते हैं कि संसार में जितनी भी आपको जमीन दिखाई देती है, वह किसी समय में पर्वतों के पत्थर थे। सूर्य की किरण व धूप से, पानी व हवा के सहयोग वियोग से, परमाणु पत्थरों से चूर्ण होकर वनस्पति एवं वैज्ञानिक पदार्थ मेरा आवाज आपको आ रही है? ये अभी कहाँ तक आपको सुनाई दिया है इसमें? तो हम दोबारा से आरंभ करते हैं इसको। हम इसको देखते हैं, जैसे कि शुरुआत में हम देखा है हमने कि सूर्य की किरण के कारण उसकी धूप से, पानी व हवा के संयोग वियोग से जो पत्थर हैं वो चूर्ण होकर वनस्पति व वैज्ञानिक पदार्थों के संयोग से मिट्टी बनते हैं। और गर्मी से, ठंडे पानी के संयोग से पत्थर चूर चूर होकर नदियों की धार आदि से घिसकर बालू बन जाते हैं। इसके अलावा हवा पानी में नाइट्रोजन यानी कि विषैला पदार्थ होता है, जो पत्थरों को गलाता रहता है, वह समय पाकर मिट्टी बना देता है। हवा, पानी व सूर्य की किरण जमीन के लिए प्राकृतिक सहायता है। अगर किसान इस बात का विचार करता है कि हवा, पानी और धूप मिट्टी के लिए कुदरती खाद है, जो ईश्वर से प्रदत्त है और पौधों के जन्म, पोषण, पालन का भंडार है, तो फिर कोई भी शक खेती करने वाले किसान को नहीं रहेगा। इन्हीं तीनों पदार्थों के यथा योग्य ज्ञान से पौधों की सफलता व भूमि की भी उर्वरता शक्ति बनी रहती
है। और इसके लिए हमें यदि ऐसा करना चाहिए कि हवा, पानी और धूप का पूरा-पूरा उसमें प्रवाह हो खेत पर और किसी कारण से रुकावट ना हो। तो किसान को मेड़ वगैरह से अपने खेत को ऐसा बना देना चाहिए कि जितना पानी खेत पर बरसे, वह खेत में ही खप जाए, बाहर ना जाने पाए। नहीं तो प्राकृतिक मसाले की कमी हो जाएगी। इसी तरीके से सूर्य की धूप का भी यही हाल है। अगर धूप की किसी तरह से रुकावट हो, वह धूप खेत के पौधों पर ना पड़े, तो भी पौधे निसंदेह सूख जाएंगे, क्योंकि बिना सूर्य की गर्मी के जी नहीं सकते। अतएव किसान को चाहिए कि धूप की रुकावट उसके खेत में न हो और किसी छायादार वृक्ष का भार खेत पर न पड़ने पाए। नहीं तो खेत में कुदरती मसाला की कमी हो जाएगी और खेत पीछे सूख जाएगा व मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी जाती रहेगी। इसी प्रकार हवा की भी रुकावट को समझना होगा। मिट्टी की किस्में, तो मिट्टी कितनी प्रकार की हैं, ये भी हमें समझना आवश्यक है। मिट्टी असल में मटियार या बलुई दो ही प्रकार की होती है। मटियार, जिसको मैयर, भार या केवाल के नाम से भी कहीं-कहीं पर पुकारा जाता है। यह जमीन चिकनी, मुलायम व काले रंग की होती है, भीगने पर चिपकने लगती है। इसमें पानी बहुत देर में सूखता है। एक बार खेत का मेड़ पूरा बांध दिया जाए, तो बहुत दिनों तक पानी व नमी उस खेत में रहती है। यह जमीन वर्षा ऋतु में ऊंचे मजबूत मेड़ों के द्वारा चारों तरफ से बांध दी जाए, तो खेत के सब घास पात पानी में सड़ फर सब खाद बन जाती है। वह मिट्टी भी फूल कर मुलायम व भुरभुरी हो जाती है। ऐसे खेतों में जब पानी सूख जाए, तो गहरे जोतने वाले हलों से कम 3 बार जोतकर हेंगा से पहटा कर खेत बारंबार कर देना चाहिए बराबर खेत बराबर कर देना चाहिए। तब मिट्टी रबी के फसल बोने योग्य हो जाती है। पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी भरे खेतों में मवेशी या पशु न घूमने फिरने पावे, नहीं तो जमीन पत्थर के जैसी सख्त व खराब हो जाएगी। वह जोतने बोने योग्य नहीं रह जाती। अगर किसी भी तरह बोया भी जावे, तो कुछ पौधा पैदा नहीं हो पाता है। बलुई मिट्टी व रेतीली, जिसको बलथर और मुंड भी कहते हैं, इस मिट्टी के कण बड़े-बड़े होते हैं। यह चिकनी व नर्म नहीं होती, बल्कि कड़ी व खुरदुरी होती है। जल तुरंत सूख जाता है। ऐसी मिट्टी में बालू या कंकड़ के कण मिले हुए होते हैं। ऐसी जमीन बहुत जल्दी गर्म व ठंडी हो जाती है। पौधों पर तुरंत असर गर्मी व सर्दी का पहुंच जाता है। इसी कारण बलुई जमीन कम उपजाऊ होती है। उपयुक्त दो ही किस्मों की मिट्टी मिलकर कई किस्म की मिट्टी बन गई हैं और उनके गुण व दोष का विचार कम व ज्यादा मिलावट पर निर्भर करता है। अगर ज्यादा हिस्सा मैर का हुआ, तो अच्छी जमीन ध्यान में आती है। इसके विपरीत अगर बलुई मिट्टी का ज्यादा भाग हुआ, तो वह मिट्टी खराब समझी जाती है। इन्हीं दोनों मिट्टियों के मिलावट से निम्नलिखित भेद पैदा हुए हैं, जैसे कि जिसमें 100 अंश मिट्टी में 10 से 20 अंश तक चिकनी मिट्टी मिली हो और शेष बालू रेत हो, तो उसका नाम बलुई मिट्टी है। दूसरा, जिसमें 100 अंश मिट्टी में 20 से 40 अंश तक चिकनी मिट्टी मिली हुई होती है, वह शेष बालू व रेत हो, तो उसका नाम बलुई मटियार है। तीसरा, जिसमें 100 अंश मिट्टी में 40 से 70 अंश तक चिकनी मिट्टी मिली हो
वह शेष बालू व रेत हो तो उसको दोमट मिट्टी कहते हैं। चौथा, जब 100 अंश मिट्टी में 70 से 85 अंश तक चिकनी मिट्टी मिली हो, वह शेष बालू व रेत हो तो उसको मटियार दोमट कहते हैं। पांचवा, 100 अंश मिट्टी में 85 से लेकर और 96 अंश तक चिकनी मिट्टी हो और शेष बालू व रेत हो तो उसको मटियार, केवाल, भैर, मैर या भार कहते हैं। उपयुक्त 5 प्रकार की जो हमने मिट्टी की चर्चा की है, विभिन्न भिन्न देशों में खेत की ऊंचाई, निचाई या पैदावार के लिहाज से अलग अलग नाम प्रसिद्ध हैं। अलग अलग प्रदेशों में भी अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे बीजर, ये भी एक प्रकार की दोमट जमीन है जिसमें बालू, वनस्पति, कोयला व कुछ चूना मिला होता है। ऐसी जमीन में धान की फसल अच्छी होती है। सींगों, ये मिट्टी सफेद, पीली व भूरे रंग की होती है। ये मिट्टी चिकनी व मुलायम होती है। इसमें दरार नहीं फूटते, आसानी से सींची जाती है। हर किस्म की फसल या तरकारी वगैरह पैदा हो सकती है। परिश्रम द्वारा 3-4 फसलें साल में पैदा हो सकती हैं। इसको भी दोमट जानना चाहिए। सींगों मिट्टी यदि बालू से मिली जुली हो तो वह बलुआ सींगों कहलाती है। खाद देने व सींचने से कुल फसल पैदा हो सकती है। केवल अलसी, मटर व मसूर कम पैदा होती है। दांडी, वह जमीन है जिसमें पुराने आबादी के चिन्ह, मसलन कपड़े का टूटन, लकड़ियों का कोयला व खाक वगैरह मौजूद मिले। वह जमीन भी ऊंची व ढालू हो, पानी न ठहरता हो। ऐसी मिट्टी वालों खेतों में के अलावा धान की सब फसल हो सकती है। मतलब ऐसी मिट्टी वाले खेतों में के धान की सब फसल हो सकती है। रंकर, वह पीली मिट्टी जिसमें तिल की फसल उम्दा लगती है। कच्छार, उस मिट्टी को कहते हैं जो दरियाओं के बाढ़ में मिट्टी व रेत मिली हुई यह कहकर बहकर आती है। वह दरियाओं के किनारे जमकर जमीन पड़ जाती है। ऐसे खेतों में स्वयं खाद पास मौजूद रहती है। कोई दूसरी खाद पास छोड़ने की जरूरत नहीं होती। इस जमीन में उर्वरा शक्ति बहुत होती है क्योंकि रासायनिक उद्भिज जातव पदार्थ पहाड़, जंगल व मैदानों से बहकर जम जाते हैं। विशेषकर ऐसे खेतों में जब गेहूं, चना, जई, सरसों, राई बहुतायत से होता है। यह दोमट है। ऊसर, उस जमीन को कहते हैं जिसमें रेत और नमक ज्यादा होता है। ऐसे जमीन में किसी तरह का बीज उग नहीं सकता। रेत व नमक बीज को उगने से दबा देते हैं। जब ऊसर जमीन पर पानी पड़ता है तो जमीन फूल की तरह खिल जाती है। जैसे चूने के ढोंगे पर पानी पड़ने से खिल जाता है, वह फूला हुआ रेत सजी बन जाता है। शीशा व चूड़ी व साबुन बनाने के काम में आता है। धोबी लोग भी उसको लाकर कपड़ा धोते हैं। संयुक्त प्रांत में के माल के महकमे ने मिट्टी को कृषि के विचार से निम्नलिखित भिन्न भिन्न भाग किए हैं और उस विभाग के अनुसार उन्होंने बोला है। गोहान जमीन की लगान मंझा, हार व चांचर से बहुत ज्यादा है। विभाग इस मतलब से किया गया है कि जो जमीन गांव के पास है वह जिसमें खेतीहर को हर प्रकार की सुविधा हो
और जो सेवार के खेतों में नहीं हो सकता है, गांव से दूर वाले खेतों में कम लगान लगाया गया है, उसकी वक्त कम की जाती है। ये पहले की पुस्तक है, तो ये इसी प्रकार की इसमें कुछ बातें हैं थोड़ा। तो कुछ इस प्रकार के शब्दों का इसमें थोड़ा प्रयोग मिलेगा। पुरानी पुस्तक है ये इसलिए। गोहान दो प्रकार किस्म का होता है। एक वह गोहान क्या है, जैसे उस जमीन को कहते हैं जिसमें आबादी का कुल मल मूत्र जमा हो और दीगर खाद की वस्तुएं उसमें बहकर चली जाएं। खेतीहर को खेत में सुधार में कुछ यत्न न करना पड़े, और अगर करना भी पड़े तो कम खर्च में उम्दा से उम्दा सुधार हो जाए। यह गोहान का खेत बहुत उपजाऊ होता है। गोहान को कहीं-कहीं कोडार व काचियाना भी कहते हैं। गोहान दो किस्म का होता है। वह एक वह जिसकी मिट्टी की कहीं कुआं, तालाब, झील आदि से सींची जा सके, उसको गोहान आबी कहते हैं। दूसरा वह जिसकी सिंचाई न हो, उसको गोहान खाकी कहते हैं। मंझा वह खेत है जो एक तरफ गोहान से मिला रहे और दूसरी तरफ चांचर से मिला रहे। ऐसे खेतों की कीमत गोहान से कम व चांचर से ज्यादा होती है। वह इसी हिसाब से लगान भी कम ज्यादा किया जाता है। मंझा दो किस्म में विभाजित किया जाता है। जो गोहान से मिला है उसको मंझा अव्वल कहते हैं, और जो चांचर से मिला है उसको मंझा दोयम कहते हैं। मंझा के हर एक किस्मों में दो किस्म की अ, मिट्टी होती है। वह जो नदी, झील, तालाब, नहर, गड्ढा व कुआं से सींची जाए उसको मंझा आवी कहते हैं। और दूसरा सिंचाई का कोई जरिया न हो व जिसकी पैदावार केवल कुदरती पानी के ऊपर निर्भर हो, उसको मंजा खाकी कहते हैं। चांचर वह जमीन है जो एक तरफ संभा से मिली हो और दूसरी तरफ हार से मिली हो। ये शब्द आपको थोड़ा सा आप पुस्तक ले लेंगे तो और थोड़ा आपको समझ में आएंगे, और सर्च भी करेंगे यदि आप नहीं जानते हैं, इनसे परिचित नहीं है, तो आपको इनका मिल जाएगा अर्थ। जो चांद इस बुक में भी मिल जाएगा। आप उन्होंने स्पष्ट किया है वैसे कि क्या होते हैं, मंझा क्या है, गोहान क्या है, चाचर क्या है, हार क्या है। जो चाचर एक मिनट, इसमें मिल जाएगा आपको। आप को थोड़ा सा कुछ असहज लग रहा हो तो इसमें आप पढ़ेंगे, ऊपर जो भाग हमने छोड़ दिया था उसमें जो थोड़ा सा शब्द कठिन थे उसमें आपको मिल जाएगा। जो चांचर हार से मिला हो उसको चांचर दोयम कहते हैं। चांचर जमीन में गोहान व मंजा से कम पैदावार होती है। इसकी भी पानी के लिहाज से दो किस्में हैं, एक चांचर आबी व दूसरा चांचर खाकी। अब जैसे हार आया इसमें, वह जमीन जो चांचर से भी कम वार हो उसमें, उर्वरक शक्ति भी उसमें कम होती है, लगान भी इसमें इससे कम लगता है। इसकी भी दो किस्में हैं, जिसकी सिंचाई हो सके उसे हार आई कहते हैं, और जिसकी सिंचाई न हो सके उसे हार खाकी कहते हैं। अगला जो हमारा है, अब हम इसमें पढ़ते हैं जमीन की मामूली पहचान हम कैसे करें। तो इस ना जो मिट्टी वाला भाग है, इसमें किसी बहन भाई का अनुभव हो तो वो अपना अनुभव साझा कर सकते हैं, या अभी हमने जो मिट्टी के बारे में पढ़ा है उसमें उनका कुछ कहना हो, अ, मिट्टी के बारे में वो कुछ जानते हों, उनका अध्ययन हो अपना, अ, तो वो अपनी बात रख सकते हैं।
यदि नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। आप निसंकोच आपको जैसे पता हो कि कितने प्रकार की है, आपने कुछ समझा हो, अलग भाषा में समझा हो, तो आप वो भी रख सकते हैं। जैसे कहीं लेटराइट मिट्टी बोलते हैं, अलग अलग भागों में, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, इस प्रकार से अलग अलग जगह पर बोलते हैं। और मिट्टियों के भी ऐसे ही गुण है, कोई ज्यादा पानी सोखती है, कोई पानी नहीं सोखती है। जैसे उसमें भी वर्णन किया गया है पुस्तक में अभी। तो ऐसे कोई भी आपके अनुभव हों और तो आप कुछ साझा कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। जमीन की मामूली पहचान। अ, अंग्रेजी जानने वाले विद्वानों को और विशेषतः उनको जो रसायन विद्या में ज्ञान रखते हैं, मिट्टी की पहचान यंत्रों के द्वारा बहुत आसान काम है। और इसमें लेकिन बिन पढ़े जो किसान होते हैं उनके लिए मिट्टी की पहचान करना थोड़ा कठिन रहता है। अब कुछ उपाय से खेतीहर लोग भी मिट्टी खेतों की मिट्टी को जल्द पहचान सकते हैं। कभी हम इसके ऊपर भी एक पाठ्यक्रम कोशिश करेंगे साझा करने की कि सॉइल टेस्टिंग कैसे होती है। उसका एनआईओएस में एक पाठ्यक्रम है, उसको अगर हम समझ लेंगे तो खुद भी हम कर सकते हैं, और लैब में क्या मेथड यूज होते हैं वो भी हम जान पाएंगे। तो अभी हम इस पे आते हैं कि पहले उस मिट्टी को जिसकी जांच करना आवश्यक है, कौन कौन पदार्थ इस मिट्टी में मिला है, किसी ठीक तराजू से तौल लेना चाहिए। तौली हुई मिट्टी को किसी सिलबट्टे से चून कर डालो और उसमें जिस कदर कंकड़ व पत्थर का टुकड़ा मिले निकाल डालो। फिर मिट्टी को तौल लो और फिर कुल मिट्टी के चूर्ण को खूब तेज आंच पर चढ़ाकर किसी चीज से खूब चलाते रहो कि जिससे मिट्टी खूब पक जाए। अगर मिट्टी जलने से झाग व धुआं निकले तो समझना चाहिए कि चूने का अंश कुछ ज्यादा है। बाद में गर्म हो जाने के मिट्टी को फिर से तौलो। गर्म हो जाने के बाद फिर मिट्टी को फिर तौलना है। जितना कमी हो उसको समझो कि जल व वनस्पति का इसमें अंश है, तो मिट्टी के साथ मिला हुआ था और आग पर जलाने से जलकर भाप होकर उड़ गया। जो मिट्टी बाकी रह जाए उसको सिल पर चून कर ठंडे जल में किसी बर्तन में छोड़ दो। किसी चीज से चलाते रहो व हाथ से मल दो ताकि मिट्टी व पानी मिलकर एक दिल हो जाए। उसके बाद थोड़ी देर तक उसको स्थिर होने दो। उसके बाद पानी निकाल लो और जो बच जाए उसको अलग रख दो। इसी तरह 5 बार करने के बाद, यानी कि पानी 5 बार निकालने के बाद जो चीज बच जाएगी उसको बालू का अंश समझो। बालू के अंश को जो 5 बार धोने के बाद रह जाए उसको आग पर रखकर या धूप में रखकर पानी सुखा लें। सूखने पर बालू को तौल लें। उपयुक्त रीति से सहज ही में मालूम हो जाएगा कि खेती के मिट्टी की जांच में कितना बालू, कितनी चिकनी मिट्टी व कितना उद्विज पदार्थ अ, और कितना पानी है। इस तरीके से खेतीहर जान जाएंगे कि खेत मटियार, दोमट, बलुआ वगैरह में से कौन सा है, और उन्हें ये भी पता चलेगा कि कितनी उपजाऊपन इस मिट्टी के अंदर है और कौन सी फसल ज्यादा बोने से क्या फायदा हो सकता है, वह उपज हो सकती है कि नहीं। किसान को यह भी मालूम हो जाएगा कि किस खेत में कौन सा खाद डालना उचित है
और सच पूछा जाए तो इन्हीं बातों की जांच पर खेती का सारा काम निर्भर करता है। ये हमने समझा। अब इसमें यूरोप के जो कुछ विद्वान हैं, उन्होंने इसी जांच के लिए अच्छे-अच्छे यंत्र बनाए हैं, जिसमें मिट्टी के कुल पदार्थ का ठीक-ठीक पता लग सकता है। अब मिट्टी का रंग देखकर मिट्टी की पहचान करना, पर जो अभी हमने प्रयोग पढ़ा उसको भी अच्छी तरह हमें दोबारा पढ़ के और अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा है और उससे हम कई सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं स्वतः ही। हमें लैब में प्राथमिक रूप से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्राथमिक रूप से हम उस कार्य को करके समझ जाते हैं, तो काफ़ी सारा ज्ञान हमें अपने स्तर पर भी हो सकता है। अ, अगर अपने स्तर पर हमें उसका ज्ञान हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मिट्टी का रंग देखकर मिट्टी की पहचान। यदि खेत की मिट्टी काले रंग की दिखलाई पड़ती है, तो कृषक को निश्चय करना चाहिए कि उस मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास व कार्बन मिला है। इस तरह की भूमि को मटियार जानना चाहिए। ऐसे खेतों में हर तरह की फसल होती है। यदि पीले रंग की मिट्टी दिखलाई पड़ती है, तो कृषक को जान लेना चाहिए कि खेत में फास्फोरस और चूना मिला हुआ है। इस किस्म के खेत को दोमट समझना चाहिए। ऐसे खेतों में फूल, फल व गल्ले की सब फसलें खूब पैदा होती हैं। यदि खेत की मिट्टी सफेद अ, और मिली हुई पीले रंग की है, तो उस खेत में कृषक को मालूम करना चाहिए कि बालू व उद्भिज का अंश है। ऐसे खेतों को बलुई दोमट कहते हैं। ऐसे खेतों में जब जई, सरसों, राई, उड़द, कुल्थी आदि की फसल अच्छी खड़ी होती है। यदि मिट्टी का रंग लाल हो, तो किसान को जानना चाहिए कि मिट्टी में लोहे का अंश ज्यादा है। लाल मिट्टी में अमोनिया व पोटास भी मिले रहते हैं। ऐसे खेतों में तंबाकू, कपास अक्सर बोया जाता है। मिट्टी के रंग को लेकर आप लोगों का कुछ विचार हो, तो आप लोग अपनी बात कुछ बात रख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। जमीन की वैज्ञानिक जांच। अ, अगर कृषक को मालूम करना हो कि खेती की मिट्टी में चूने का अंश है या नहीं, तो किसान को चाहिए कि खेत की थोड़ी मिट्टी लेकर उसको चूनकर आग पर बैठा दे। थोड़ी-थोड़ी देर में उसको चलाते रहें। जब जल व उद्भिज का अंश उसमें उड़ जाए, तो उस अवस्था में उसके बाद मिट्टी में हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें। डालते ही अगर मिट्टी में चूने का अंश है, तो फनफनाहट उठेगी। व अगर फनफनाहट देर तक ठहर जाए, तो खेतीहर को निश्चय करना चाहिए कि मिट्टी में चूने का अंश अधिक है। अगर फनफनाहट जल्दी बंद हो जाए, तो किसान को जानना चाहिए कि खेती में चूने का अंश कम है। इस क्रिया से किसान को यह सिद्ध होता है कि अगर चूने का अंश मिट्टी में कम रहे, तो और चूना मिलाकर भूमि की शक्ति को यथा योग्य कर दें। कितना चूना मिलाना है, वह आप को थोड़ा देखना होगा। विचारणीय ये एक चीज़ है। इस बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये किसी आगे शायद हम पुस्तक में और समझेंगे, या किसी हम विद्वान से इसके बारे में जान सकते हैं जो हमारे सेशन में आएँगे। तो इसके बारे में आप प्रश्न के रूप में लिख सकते हैं, मैं भी लिख लूँगा इसको कि कितना मात्रा उसकी होनी चाहिए रेशियो में। मटियार व केवल केवल मिट्टी में ह्यूमिक एसिड ज़्यादा रहता है। इसी कारण मटियार का रंग काला होता है।
63 भाग हुमिक एसिड में 36 हिस्सा कार्बन व 27 हिस्सा पानी रहता है। बलुई में हुमिक एसिड नहीं होती। अगर खेत में फास्फेट ऑफ लाइम रहे तो उस खेत में फसल व बाग में फूल, पत्ते व फल अच्छे होते हैं। इसकी जांच हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़कर थोड़े खींचे हुए पानी में मिलाकर छान लेना चाहिए। उसमें अमोनिया मिलाने से साफ फास्फेट ऑफ लाइम दिखाई पड़ेगा। ये थोड़ा जो जांच का पाठ्यक्रम होगा उसमें मुझे लगता है और आसानी से हम लोग उसको अच्छे से सीख पाएंगे। लोहे की जांच अगर करना हो तो थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाकर हल कर दें व छने हुए पानी में 2 बूंद प्रूसिएट ऑफ पोटास मिलाकर काग बंद कर दें। यानी कि जो नली है उस पे डिब्बी जो लगी रहती है उसको बंद कर दें और खूब हल्के कर दें। थोड़ी देर के बाद दिखाई पड़ेगा कि पानी पर नीलापन का हल्का रंग आ गया है। यही नीलापन लोहा है। जब खेत में शोरे का अंश देखना हो तो उस खेत की थोड़ी सी मिट्टी लेकर चुराए हुए पानी में मिला दें और इस मिश्रित, ये शब्द का कुछ इन्होंने प्रयोग किया है, वो हो सकता है कि थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा हो, वो अभी इसमें क्लियर नहीं हो रहा। और उस मिश्रित पानी को आग पर गर्म करें। इसके बाद ठंडा करके छान लें। छानने से जो कुछ पानी निकले उसको आग पर चढ़ाकर जलाएं। जब दशांश पानी का शेष रह जाए तो उसको उतारकर सादा कागज का टुकड़ा दबाकर जलावें। तो वह ऐसा चलेगा जैसे शोरे में जलाया हुआ हो। तो इसका कारण पता चलता है कि इसमें शोरा है। ये हमको भूमि की जांच के बारे में पता लग गया और इस तरह हम कुछ पता लगा सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं भूमि शोधन। अब जैसे एक हम देखते हैं कि तत्व पदार्थों के पूर्ण ज्ञान के साथ कृषि करने से और उसमें सदैव पूर्ण ध्यान देने से कृषि कर्म में बहुत कुछ उन्नति हो सकती है। अक्टूबर महीने में जैसे उन्होंने पहले बताया है कि किसी मासिक पत्र के किसी विभाग में कुछ विषय मुद्रित हुआ था, तो उसमें कुछ वैज्ञानिक कृषि का फल आया, उसका मिलान किया गया है और उसके आधार पे कुछ एक तालिका बनाई गई है। तो वो तालिका मैं अभी आपके सामने नहीं दूंगा क्योंकि वो पहले ब्रिटिश और जर्मन की उसकी है और उसमें उस आधार पे उन्होंने लिखा हुआ है उसमें। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे आप उसमें से देख सकते हैं क्योंकि जर्मन लोग उसमें कितनी पैदावार करते हैं और ब्रिटिश लोग उसमें कितनी करते हैं, मुझे लगता है कि ये हमारे जानने योग्य नहीं रहेगा। आपको अतिरिक्त इसमें जानकारी लेनी है तो आप इसमें ले सकते हैं मेरे से। मैं शेयर कर दूंगा, उसमें से आप ले लेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि वैज्ञानिक कृषि की शक्ति की महिमा, उसमें जो उदाहरण दिया गया है वो वैज्ञानिक कृषि की महिमा बताई गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि वैज्ञानिक कृषि का हमें प्रयोग करना चाहिए और ये है ना, कृषि को इस तरह से हमें नहीं छोड़ना चाहिए कि हमें अनाड़ी नहीं बने रहना चाहिए और कुछ ज्ञान नहीं मिल रहा है तो भी हम खेती कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हमें लेने की कोशिश करते रहना चाहिए खेती करने के लिए। और सारी विद्या और विज्ञान के साथ खेती हमें करना चाहिए और इस तरह का उन्होंने वर्णन किया है। अब जैसे पदार्थ विज्ञान
का कहा है कि बिना पदार्थों के पूर्ण ज्ञान के भूमि शोधन अच्छे व पूरे तरीके तौर पर कदापि नहीं हो सकता। इस कारण प्रथम पदार्थों का हल हाल लिखते हैं। भूमि में कम से कम 15 पदार्थ मिले हुए हैं, जिसको उर्दू में अनासिर और अंग्रेजी भाषा में एलिमेंट्स कहते हैं। इन मूल पदार्थों के, मुझे लगता है राइटर का उर्दू उच्चारण है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा इसमें कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं। तो इन मूल पदार्थों के बिना पौधों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अब भाव को मालूम आपको मालूम होगा कि भूमि में कौन-कौन से पदार्थ रहते हैं और उत्तम, मध्यम और निकृष्ट भूमि के ख्याल से कौन-कौन पदार्थ किस-किस परिमाण से रहते हैं। आगे के नक्शे से आपको मालूम हो जाएगा कि सहस्र अंश भूमि में कितना भाग प्रत्येक पदार्थ का है। तो हमने ये भूमि शोधन की के विषय में उन्होंने थोड़ा-सा अपनी विचार रखा है। और आगे इसमें देखते हैं जैसे कि कौन-कौन से पदार्थ हैं और कौन-कौन से उनके अंश हैं। तो जैसे शोरा है, पोटाश है, उसमें भूमि में कितना हो तो वो अच्छा माना जाएगा और मध्यम कम माना जाएगा और निकृष्ट कम माना जाएगा। इस प्रकार से चार्ट इन्होंने शेयर किया है। वैसे मैं आपको दिखा-दिखा कर थोड़ा कर सकता हूँ, लेकिन क्या है नेटवर्क का बहुत दिक्कत होती है फिर, इसलिए वो बार-बार कनेक्टिविटी चली जाती है। आपको दिखता है तो बहुत अच्छा रहता। कोई बात नहीं, लेकिन आप बुक ले लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा इसमें। तो शोरा जैसे इसमें 10 अंश है तो ये उत्तम माना जाता है और कम है उसमें तो ये मध्यम किस्म की भूमि मानी जाती है और बहुत कम है तो निकृष्ट किस्म की मानी जाती है। ऐसे ही सबके बारे में बताया गया है। उत्तम के बारे में मैं आंकड़े बता दे रहा हूँ, अ, जिसमें जैसे-जैसे आंकड़े हैं उस आधार पे। जैसे क्षार है, तो क्षार मतलब सोडा का अंश पदार्थ है, तो कितनी मात्रा में होना चाहिए? 20 अंश होना चाहिए और कम होगा तो मध्यम मानी जाएगी और ज़्यादा कम होगा तो निकृष्ट मानी जाएगी। चूना है, वो 41 अंश होना चाहिए और 18 अंश होगी तो मध्यम मानी जाएगी और उससे भी और कम होगी तो निकृष्ट मानी जाएगी वो चूना में। और जो सफेद मिट्टी यानी कि मैग्नीशिया मैग्नीशिया 1% अंश होगी और तो उत्तम है और 8 होगी तो अ, इसमें 9 है मेरे ख्याल से, थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। और 8 होगी तो मध्यम है और कम होगी तो निकृष्ट है और 9 के अंश में होगी तो अच्छी होगी मिट्टी। इसी प्रकार से जो लोहा मिश्रित पदार्थ है अ, वो भी अ, आपका अगर 94% होगा तो वो अच्छी मात्रा में होगा और 30% होगा तो मध्यम होगा और 20 अंश होगा तो निकृष्ट होगा। इसी प्रकार से पूरा उसमें एक चार्ट दिया हुआ है। जैसे फिटकरी अ, एल्युमिनिया यदि 94% होगी तो अच्छी होगी। ये आप थोड़ा-सा और इसको देख लेंगे अपने स्तर पे। तो और आपको स्पष्ट होगा। फास्फोरस 5% होगी। अ, एल्युमिनियम का जो रेशियो है वो क्लियर नहीं है, इसलिए मैं उसको आपको प्रकट नहीं कर रहा हूँ। और फास्फोरस का है जैसे 5% है तो अच्छी है, 2% है तो मध्यम है और उससे कम है तो निकृष्ट है। इसी प्रकार अंगार मिश्रित है
तो उसमें भी आप देख लीजिए, उसमें भी रेशियो दिया हुआ है। और फ्यूरिक एसिड है 9 होगी तो अच्छी है, और इसमें 2 होगी तो कम है, और कम होगी तो निकृष्ट है। इसी प्रकार सिलिका या बालू है तो 600 अंश है उसमें तो अच्छी है, और 833 अंश है तो बहुत कम है, और 930 960 अंश है तो निकृष्ट है। इसी प्रकार नौशादर है, अ, उद्विज पदार्थ है, जैसे 120 अंश है या 50 अंश है तो मध्यम है, 120 अच्छी है, 15 अंश और कम है। तो उन्होंने पूरा रेशियो दिया है कि पानी 12 अंश में होगा तो उत्तम है, और 6 3 अंश में होगा तो मध्यम है, और 0 होगा तो निकृष्ट कोटि का पानी है। इस प्रकार से उन्होंने पूरा उसका रेशियो बनाया हुआ है। ये रेशियो के आधार पे हम आधुनिक में भी देख सकते हैं कि आधुनिक समय में ये रेशियो किस प्रकार का रखा जाता है। तो हमारे सामने एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इन पदार्थों का इतना इतना रेशियो इस समय रिसर्च सेंटर मानते हैं, तो उस आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं। भूमि को जांच से ये साधारण ज्ञान हो जाता है कि अमुक खेत में किस पदार्थ की कमी या जाती है, उसका फिर उचित उपाय करना चाहिए। अगर कमी हो तो उस खास किस्म की खाद को देना चाहिए ताकि कमी पूरी हो जाए। ये हमें पता चल जाता है भूमि की जांच से। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जिस चीज की कमी है वो पता चल गया। अब वो क्या है कि पौधे को देख के भी पता चलता है का किस प्रकार आई, हम लोग नहीं समझ पाते, और वो होने के बाद पता चलेगा। इसलिए पहले ही मिट्टी की जब वो हो जाएगी फसल तो फिर फायदा ही क्या है उसको पता चलने से। तो आप उसमें कुछ मिलाएं, फिर अब वो आपका हो ही गई, गई तो फिर क्या फायदा है। इसलिए और उसमें आवश्यक तत्व मिला के वो तो फिर हमारे जो उपयुक्त मात्रा में हमें बीज लगाना है, कैसे शोधन करना है, तो वो सब हम कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से खास किस्म की खाद को दे सकते हैं, और उसकी कमी अ, पूरी हो जाएगी खाद देने से। और जो पदार्थ ज्यादा हो तो उसको कम करने के लिए हमें यत्न करना चाहिए। तो इस तरह से हम बहुत जल्द आसानी से उसका पूर्ण हल मालूम हो जाएगा। अब जैसे ज्यादा है कोई पदार्थ तो उसको कम कैसे करना है, तो हो सकता है आगे इसमें बताया। इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि अगर कोई खाद जैसे कम है तो वो पता चल गया, और ज्यादा है तो वो भी पता चल जाएगा। और उसको कम कैसे करना है, तो ये इसके बारे में, कम को तो हम ज्यादा मिला के कर सकते हैं, और ज्यादा को हम क्या करके कम करेंगे। ये मुझे लगता है कोई दूसरा खाद्य दूसरा उसमें डालेंगे जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा पदार्थ। तो ये हमको प्रश्न के रूप में किसी विद्वान हमारे साथ आएंगे तो उनसे हमें जानना चाहिए। तो इसको लिख लीजिएगा आप और मुझे भी शेयर कर दीजिएगा। अ, खाद्य पास, जैसे अ, खाद्य जो क्या है, अब हम खाद के बारे में थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं। तो खाद मैन्योर वह पदार्थ है, अभी हमने मिट्टी के बारे में समझ लिया, मिट्टी की जांच से हम कर लेंगे तो मिट्टी का हमें पता चल जाएगा क्या क्या है। तो मुझे लगता है मिट्टी के बारे में इतना जानना पर्याप्त है। कुछ और आप लोगों के बारे में भूमि की जांच से संबंधित कुछ और राय हो तो आप साझा कर सकती हैं। मैं आगे चलता हूँ। तो खाद खाद वह पदार्थ है जो मिट्टी में घुलकर पौधों की खुराक बन जाती है। जैसे आदमी के लिए अन्न पानी की दरकार होती है,
बिना खाने पीने के आदमी जी नहीं सकता, उसी तरह बिना खाए पिए पौधे भी जी नहीं सकते। जुताई व पहटाई की वजह से मिट्टी के साथ खाद बारीक और मुलायम हो जाती है और पौधे अपनी जड़ों के जरिए से पानी के साथ खींच लेते हैं और पौधों के तमाम धड़ वगैरह में पहुंच जाता है और पौधों को गायब
जी, इसमें आपको भी कहाँ तक पता चला था, कार्बन का पूरा कंप्लीट हो गया भाग। दिनेश जी, कार्बन का भाग कंप्लीट हो गया क्या, कार्बन तक का? प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं आगे एक मैं बताता हूँ अभी। मुझे लगता है कार्बन तक सबका हो गया होगा कंप्लीट। तो मैं आगे बताता हूँ, जैसे पौधे और वृक्षों के लिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आवश्यक है। जी, ये पता नहीं कभी अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो पौधों की जो खुराक जो मिट्टी के द्वारा मिलती है, उसमें खाद जिसको पौधे जमीन से पाते हैं 4 प्रकार की होती है। उद्भिज खाद, प्राणिज खाद, खनिज खाद और मिश्रित खाद। अब हम इसके बारे में अंतिम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम बाद में पढ़ेंगे। वह खाद जो वृक्ष, पौधों, घास, लता वगैरह के पत्ते, बीज व शाखों व धड़ों से बनाई जाती है, वह उद्भिज खाद है। प्राणिज खाद वह खाद है जो जीवधारियों के मल, मूत्र, रक्त, मांस, हाड़, चर्म आदि से बनाई जाती है, वह खाद प्राणिज खाद है। खनिज खाद वह है वह जो खदान से निकली हुई चीजों से बनाई जाती है। मिश्रित खाद वह है जो ऊपर के सभी एक दूसरे के मेल से बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की खादों का वर्णन है। अब हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको इसमें कुछ कहना है तो आप अपनी बात रख सकते हैं। मिलते हैं हम्म। हाँ और जी, तो हाँ वो जी। वहाँ की वजह से उसी पर कोई पेड़ लगा देते हैं और फिर वो हाँ जी। पेड़ बिना किसी खाद पास के भी तब हो रहता है। हम्म। इसके बारे में यही है। इसकी खाद बनाने की अगर जानकारी चाहते हैं तो वो उपलब्ध कराई जा सकती है। जी, जी, जी।